गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सैंपल पेपर सेक्शन बी पार्ट का पहला क्वेश्चन है 17। स्टेट द कंपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ओरल पिल्स एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सहेली। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। इसका स्टैंडर्ड आंसर होगा द कंपोजिशन ऑफ ओरल पिल्स comprises either progestogen alone or progestogen estrogen combination. Saheli is a non-steroidal preparation. It inhibits ovulation and implantation. It also alerts the quality of cervical mucus to prevent retard the entry of sperm. तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप यहाँ देख पा रहे हैं। 3 सेंटेंस में इसका आंसर दिया गया है। स्टैंडर्ड आंसर है वो दिया गया है आंसर की से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सहेली या जो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल होती है उसमें क्या क्या चीज़ें क्या कंपोजिशन होना चाहिए। तो ओरल पिल्स का या तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होना चाहिए या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन दिया है, जिसका एग्जांपल यहाँ पर सहेली है। मोस्ट फेवरेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ये नॉन स्टीरोइडल होता है। स्टीरोइडल प्रिपरेशन से क्या है कि कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन होता है जिसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट है विदाउट साइड इफेक्ट बैड इफेक्ट ये काम ली जाती है। तो बहुत सिंपल तरीके से उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, क्या कॉम्बिनेशन से वो बना है। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बताया इट इनहिबिट्स ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, ओवुलेशन नहीं होने देगा। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, अगर ओवुलेशन हो भी गया तो वो इम्प्लांटेशन मीन्स यूट्रस वॉल के साथ में ब्लास्टोसिस्ट को अटैच करने में अवरोध उत्पन्न करेगा। इट ऑल्सो अलर्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, मतलब सर्विकल म्यूकस है वो अनफेवरेबल हो जाता है। वो स्पर्म है उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है, उसकी जो मूवमेंट है उसको अवरोध करके और एंट्री को रोकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसका काम करती है सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। कैरियोटाइप ऑफ ए चाइल्ड शोज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21। आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर एंड स्टेट द symptoms which are likely to be exhibited in the case 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कैरियोटाइप का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। उनको कितने नंबर का कौन सा क्रोमोजोम है वो एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, तो उसको कैरियोग्राफ तैयार करके हम स्टडी करते हैं। इसमें उस कैरियोटाइप में ह्यूमन बॉडी में जो कैरियोटाइप है उस टोटल 46 क्रोमोजोम है वो अरेंज करते हैं उनके नंबर के अनुसार। तो जो 21 नंबर का ऑटोजोम है वो ट्राइसोमी, मतलब यहाँ एन्यूप्लॉइडी है, 21 नंबर का क्रोमोजोम है वो 3 कॉपी में होता है। तो अगर कम होना या ज़्यादा होना वो दोनों ही एबनॉर्मल सिचुएशन है, और वो एबनॉर्मलिटी है वो इंडिविजुअल में शो भी करेगा। और उस एबनॉर्मल कंडीशन को क्या कहते हैं ये पूछा गया है, और उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे। ये आंसर आप देखिए, इसमें आंसर है डिसऑर्डर का नाम होगा डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम, और सिम्टम्स होंगे द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, हैज फॉरवर्ड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, palm is broad with characteristic palm crease, physical, psychomotor and mental development is retarded। कोई भी 3 करेक्टर है, 3 सिम्टम्स हैं वो डिसऑर्डर के हमें लिखने हैं। तो पहला आपका 1 मार्क्स के लिए आपका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम डिजीज आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में इंडिविजुअल्स है वो उनमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर इनका बाइफर्केशन देखें तो आधे आधे नंबर के इनको 4 पॉइंट आपके बन जाते हैं। पहले डिजीज का नाम हो गया और 3 उसके आपको सिम्टम्स लिखने हैं। सारे हाफ हाफ मार्क्स के लिए होंगे तो 2 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोराइजियल एसोसिएशन टू प्लांट। बच्चों हम जानते हैं जो म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, और माइक्रोराइजियल फंगी जो होते हैं वो हायर प्लांट्स के रूट के साथ में एसोसिएट होते हैं, और दोनों में ये जो एसोसिएशन है वो बेनिफिशियल है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड आंसर यहाँ पर दिया है, द फंगल सिम्बोबायोटिन, symbiotin means symbiotic association in mycorrhizal association with plants। ये क्या है? क्या पहला इसमें दिया है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेज इट टू द प्लांट। जो माइक्रोराइजी है वो क्या करेगा? सॉइल में से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को सप्लाई करेगा। प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजेंस, जो प्लांट को रेजिस्टेंस देना इसका कार्य है, वो कोई भी इन्फेक्शन है उसको रोकने में भी मदद करता है हायर प्लांट के लिए। इसके साथ में ही एनहांसेस टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। सैलिनिटी, जिस सॉइल में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, क्षारीय मृदा होती है, सलाइन सॉइल है, उससे उसको टॉलरेबल बनाती है। साथ में ही ड्रॉट से भी बचाती है, सूखे से भी बचाती है, पानी की कमी से भी बचाती है। इंड्यूसेस एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो माइक्रोराइजी है वो प्लांट को क्या फायदे दे रही है? प्लांट बदले में उसको रहने के लिए रूट प्रोवाइड करते हैं, साथ में ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक फूड देने में मदद करेंगे, और इसके बदले में ये कितने सारे कार्य करती है। तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर हम दे सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट बनते हैं, हाफ हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज द competency of the bacterial cell membrane to take up recombinant DNA। 2 नंबर के लिए है, हमें वो मेथड बताना है जिससे कि एक सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाए, बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बना दिया जाए। कॉम्पिटेंट का मतलब, कॉम्पिटेंट सेल वो होती है जो फॉरेन डीएनए, अलाइन डीएनए को अपनी बॉडी, अपने सेल के अंदर एंटर करवा दे, या अलाउ द एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए। क्योंकि सेल फॉरेन डीएनए को नहीं लेगी तो कैसे उसको कॉम्पिटेंट बनाया जा सके जिससे कि डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम एंटर करवा सकें। तो उसका आंसर ये है, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल। उसको, क्योंकि बैक्टीरियल सेल है वो फॉरेन या अननोन डीएनए को नहीं लेगी, तो हमें क्या करना है, फोर्सफुली उसको फॉरेन डीएनए को एंटर करवाएंगे। तो पहले उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे डाइवैलेंट कटायन में के साथ में, एंड इनक्यूबेटिंग इट विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। दिस इज टू बी फॉलोड बाय प्लेसिंग इट ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ये दिया है, 42 डिग्री सेल्सियस हीट shock and then putting it back on ice। This process would enable the bacteria to take up the recombinant DNA। बच्चों इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कई बार घर में नाराजगी हो जाती है, बच्चा खाना नहीं खाता है तो माँ उसको बड़े प्यार से पुचकारती है, दुलारती है, फिर भी वो खाना नहीं खा रहा है, तो बच्चे को पापा के पास में ले जाते हैं तो पापा उसको थप्पड़ मार देता है। तो यहाँ आप समझिए कि वो कटायन है, उसके साथ में ट्रीटमेंट, खाना उसको दे रहे हैं, खाना यहाँ पर डीएनए को एंटर करवाना चाह रहे हैं परंतु बच्चा नहीं ले रहा है, तो माँ उसको प्यार से, दुलार से, ठंडे से उसको पुचकारती है, पर वो नहीं ले रहा है तो उसके फादर है उसको एक जोर का थप्पड़ मारेंगे, हीट शॉक देंगे, और फिर से माँ उसको पुचकार लेगी। पहले पुचकारा, फिर थप्पड़ मारा, फिर पुचकार लिया, आइस, हीट शॉक, देन आइस। तो इस प्रोसेस में वो सोचेगा कि अगली बार अगर पापा के पास गया तो फिर से थप्पड़ मिलेगा, तो वो खाना खा लेता है। इसको आप एक छोटे से मीनिंग में आप समझ सकते हैं कि किसी भी सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है तो पहले उसको आइस ट्रीटमेंट देते हैं, आइस पे रखते हैं, फिर हीट शॉक देते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, फिर से उसको आइस पर रखते हैं। इस तरीके से वो सेल मेम्ब्रेन है वो परमेबल हो जाती है, किसके लिए, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए। और मीडियम का कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, वहाँ पर कटायन होना चाहिए, डाइवेलेंट होना चाहिए, +2 चार्जेज होने चाहिए, तो वो सेल है वो कॉम्पिटेंट हो जाएगी टू रिसीव द फॉरेन डीएनए। इसका और पार्ट है, व्हाट आर बायोरिएक्टर्स, हाउ आर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कल्चर्स मेंटेन्ड एंड प्रोसेस्ड इन देम। तो
पहले बताना हमें बायोरिएक्टर क्या होते हैं, इसके बाद में लार्ज वॉल्यूम को कैसे आप मेंटेन करते हैं कल्चर करवाने के लिए, कैसे उसमें से हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो रिसीव करने हैं। तो इसको हम बता सकते हैं, बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सच एज एंजाइम्स यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल्स। मतलब बायोरिएक्टर का ये मतलब होता है कि बहुत सारे कंटेनर होते हैं जिनमें हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो सेल तैयार की गई है उनको कल्चर करवाते हैं और वहां से हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिसीव करने। तो कोई भी आप प्रोडक्ट रिसीव करने के लिए लार्ज स्केल पर जहां उनको वेसल्स में कंटेनर में रखते हैं तो वो कहलाते हैं बायोरिएक्टर्स। A bioreactor provides the optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth conditions like temperature, pH, substrate, salts, vitamins and oxygen। जहां उन माइक्रोब्स को प्लांट एनिमल सेल को हम कल्चर करवा रहे हैं तो वो लिविंग कंडीशन देने के लिए वहां पर ऑप्टिमम सिचुएशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो ये माइक्रोब्स कंटेनर में मर जाएंगे। पीएच उसका ऑप्टिमम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक हो ना बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो। सबस्ट्रेट है जो जिस पर वो सरवाइव करते हैं, फीड करते हैं, वो भी ऑप्टिमम होने चाहिए। साल्ट की अमाउंट, साल्ट मिनरल्स है वो बैलेंस होने चाहिए, विटामिन होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एरोबिक माइक्रोब्स है वो मर जाएंगे। प्लांट और एनिमल सेल, ह्यूमन सेल सभी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर हम बायो प्रोडक्ट कल्चर करवा रहे हैं उस कल्चर मीडियम में ये ऑप्टिमल सिचुएशंस है वो देनी होंगी, तब जाकर के हमको स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों की 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको 2-3 लाइन में, 2-3 सेंटेंस में कंप्लीट कर रहे हैं और बिल्कुल फैक्ट फाइल हमें देनी है। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपको एग्जामिनर को नाराज नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड है वो आपको अच्छे रखना है जिससे हम अच्छे स्कोर प्राप्त कर पाए। अगर आपने इधर उधर की बातें करी तो एग्जामिनर नाराज हो जाएगा और आपको अच्छे अंक नहीं देगा। तो बिल्कुल टू द पॉइंट हमें आंसर लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम राइजोपस इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म। आंसर होगा द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम राइजोपस इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म can be done by treating the fungal cells with enzymes such as chitinase, which will dissolve the cell wall. The RNA can be removed by treatment with ribonuclease, whereas proteins can be removed by treatment with protease. Other molecules can be removed by appropriate treatments, thereby purifying DNA। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें प्यूरिफाई फॉर्म में डीएनए एक्सट्रैक्शन तैयार करना है, सिर्फ डीएनए चाहिए। तो राइजोपस ये एक फंगल सेल होगी, तो फंगल सेल से हमें डीएनए निकालना है। तो हमें पता है पहले, सबसे पहले जो फंगल सेल से डीएनए लेना है तो फंगल सेल में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होगी। तो सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हमें काइटिनेज एंजाइम यूज करना होगा। काइटिनेज एंजाइम सेल वॉल को डिजेल कर देगा। और अगर प्लांट सेल से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम सेलुलेज लेंगे। अगर सेल वॉल में काइटिने ये पैक्टिन है तो पैक्टिनेज लेंगे। तो इस तरीके से जिस कंपोजिशन की सेल वॉल बनी है उसको हमें डिजोल्व करना है, डाइजेस्ट करना है। तो राइजोपस की सेल वॉल है उसको हमें डिजोल्व करेंगे काइटिनेज एंजाइम के द्वारा। सेल वॉल डिजोल्व होने के बाद में हमें सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो रिसीव हो जाएंगे। उनमें सेल में क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्शन में हमें मिलेंगी, आरएनए मिलेगा। तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज यूज करेंगे जिससे आरएनए खत्म हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। प्रोटीन्स भी सेल में होंगी तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम्स यूज करेंगे, वो सारी प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाएंगी। और दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको भी हमें रिमूव करना है और इस तरीके से सेल में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डीएनए रिसीव हो जाएगा। तो फैक्ट फाइल की बात करें तो
काइटिनेज एंजाइम्स के बारे में बताना है, राइबोन्यूक्लियेज बताने हैं, प्रोटीएज बताने हैं, और फिर प्योरीफाइड फॉर्म में हमें डीएनए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 22 क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टिकी एंड्स, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टिकी एंड क्या होते हैं? डीएनए को कट करने के दो तरीके हैं, स्टिकी एंड मेथड है और दूसरा है ब्लंट एंडेड मेथड है, और उसके क्या रोल है, सिग्निफिकेंस है, इस तरीके से डीएनए को कट करते हैं। तो हमारा आंसर होगा restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the 2 phase 3 of palindromic sites। पैलिंड्रोमिक साइट का मतलब यहाँ पर ये शायद गलती से लिखा गया, अवे फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक साइट्स बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड्स, these overhanging stretches on each strand are called sticky ends। मतलब एक एंड है वो बड़ा होगा और दूसरा स्ट्रैंड है वो छोटा होगा। इसी तरीके से जस्ट अपोजिट, एक छोटा है एक बड़ा स्ट्रैंड कट होगा स्ट्रेच में, तो वो स्टिकी एंड कहलाएंगे। और कट करने के लिए जो सीक्वेंस होगा वो पैलिंड्रोमिक होगा। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि दोनों डायरेक्शन से, पैलिंड्रोमिक वर्ड होते हैं, दोनों डायरेक्शन से जो सीक्वेंस इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम पैलिंड्रोमिक वर्ड भी कहते हैं। जैसे मैडम है, मैडम को आप राइट हैंड साइड से पढ़िए या लेफ्ट हैंड साइड से पढ़िए, वो दोनों सेम वर्ड उसमें मतलब लेटर आते हैं। इसी तरीके से पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, वो सेम लेटर है, सेम न्यूक्लियोटाइड्स है या बेस पेयर है, वो होते हैं और उसको वो कट करते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनेगा, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो स्टिकी एंड है वो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंड बनाते हैं और लाइगेज एंजाइम के द्वारा वो जुड़ सकते हैं, जिसके साथ में हमें डिजायर्ड जीन के साथ में उसको इनकॉर्पोरेट करना है, जोड़ना है उसको। इसका और पार्ट है 22 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर बाय विच पीसीआर एड्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। वो मेथड बताइए जिससे हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाए। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, पॉइंट से इसको बताना है। हमारा स्टैंडर्ड आंसर होगा, ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए इज टैग्ड विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको हम प्रोब बोलते हैं। प्रोब का मतलब खोजी, जो अननोन डीएनए या आरएनए को खोज पाएगा उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना करके। इसके बाद में दूसरा पॉइंट होगा, इट इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। अगर अननोन के साथ में प्रोब ने कॉम्प्लीमेंट्री बैंड कॉइलिंग कर ली, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, तो उसको हम क्योंकि ये रेडियो एक्टिव प्रोब है तो ऑटो रेडियोग्राफी से हम उसको अननोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होगा, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। वो म्यूटेटेड जीन है वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगा, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन्स, हैंस कैंसर इंड्यूस्ड म्यूटेशन कैन बी डिटेक्टेड। तो कॉम्प्लीमेंट्री जहां पर मिल रही है वो डिटेक्ट हो जाएगा, और जिसने म्यूटेशन कर लिया है, म्यूटेट अननोन जीन जिसमें हम कैंसर को बोल रहे हैं, कैंसरियस जो जीन सेल का जीन होगा, वो म्यूटेशन की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रोब के साथ में नहीं बनाएगा, तो उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है, 23वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एडवांस एक्स-सी-टू कंजर्वेशन टेक्निक्स असिस्ट इन प्रिजर्विंग थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, दो तरीके के कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी में, एक्स-सी-टू और इन-सी-टू। एक्स-सी-टू का मतलब होता है अवे फ्रॉम नेचुरल प्लेसेज ऑफ हैबिटेट, जहां प्लांट और एनिमल रहते हैं वहां से दूर ले जाकर के लेबोरेटरी में, बॉटनिकल गार्डन में, जू में उनको हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंजर्वेशन है, थोड़ा सा एक्सपर्टाइजेशन चाहिए होता है।
जबकि इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको वहीं पर प्रोटेक्शन देना, जिससे उनको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दोनों ही कंजर्वेशन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पर टेक्निक्स का वहां पर एक्सपेंसिव भी वो होते हैं, खर्चे ज्यादा होंगे, उनको नेचुरल प्लेस से हटा करके दूसरी जगह रखना होता है। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकते हैं, जैसे एनिमल्स हैं वो, उनको अपना नेचुरल प्लेस नहीं मिलता है, तो वो उनके बिहेवियरल कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फिर भी कंजर्वेशन का एक तरीका है, उनको करना रखना पड़ता है। अगर उनको नहीं रखेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो थ्रेटेंड उसमें है, तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उनको कंजर्व करने के यहाँ पर एक्स2 का पूछा गया है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है, राइट द मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो एक्स2 इन-सीटू दोनों ही हमें बताने हैं। यहाँ पर एक्स2 का जो बताया है, एडवांस टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड नाउ फॉर एक्स2 कंजर्वेशन। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी हमें। गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर long periods using cryopreservation techniques. Eggs can thus be fertilized in vitro। मतलब वो नेचुरली रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके हमें गैमिट प्रिजर्व करने हैं, और गैमिट प्रिजर्व करके उनको आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, और उनको बचाया जा सकता है। इसके बाद में इन प्लांट्स एक्सप्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स। एक्स प्लांट का मतलब कोई भी प्लांट पार्ट है जो नेचुरली ग्रो नहीं कर पा रहे प्लांट, उनके और एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको एक्स प्लांट को प्रिजर्व करके और टिश्यू कल्चर से हम बहुत सारे नए प्लांट उस स्पीसीज के बना सकते हैं। तो ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें आप देखिए, डिफाइन इंटरफेरेंस कंपटीशन, गिव वन एग्जांपल दैट सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन occurring in nature। तो इंटरफेरेंस आंसर हमारा होगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन इज द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज विच माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस आर अबंडेंट। एग्जांपल्स दैट सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर आर, पहला एग्जांपल यहाँ पर होगा, the Abingdon tortoise became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goat। Next example है, the larger and competitively superior barnacle balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle Cathamalus from that zone। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं कि अगर कंपटीशन में जो सुपीरियर स्पीसीज है वो तो सरवाइव करती है, और जो इंफीरियर है वहां से एलिमिनेट हो जाती है, वहां उसकी संख्या कम हो जाती है। इसमें एग्जांपल दिए अबेंडन टॉर्टोइज जो गलापागोस आइलैंड पर पाए जाते थे, वहां गॉट इंट्रोड्यूस करवा दी, क्योंकि गॉट है वो जल्दी से ब्राउजिंग घास खाती है, ग्रेजिंग एबिलिटी है उसकी ज्यादा होती है। तो टॉर्टोइज हैं उस जगह से गायब हो गए, क्योंकि वो कंपटीशन में गॉड से वो हार गए थे, उनसे कंपटीशन नहीं कर पाए। और इसी तरीके से जो सुपीरियर बार्नेकल है, सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है, सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस है वो सरवाइव कर रहा था, और उसने जो इंटरटाइडल स्मॉलर बार्नेकल है उनको क्या किया, एलिमिनेट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, द ट्रॉपिकल रीजन्स आर लाइकली टू हैव मोर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी then the temperate ones, give two reasons to justify the statement। तो हमें दो पॉसिबल रीजन बताने हैं जिनकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है, जबकि टेम्परेट में ट्रॉपिकल से बायोडाइवर्सिटी कम मिलती है। आंसर देखिए, स्पेसिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्ट टू frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification। तो बहुत अच्छा सा कारण यहाँ बताया है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशंस होने की वजह से वहाँ का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता रहा, जबकि
ट्रॉपिकल में डिस्टरबेंस है वो नहीं रहा, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहाँ इवोल्यूशन के लिए सुटेबल कंडीशंस हो गई। दूसरा रीजन बताया गया है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट्स प्रमोट निच स्पेसिएशन एंड लीड टू ए ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो पहला तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, दूसरा यहाँ पर सीजनल चेंजेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो उससे प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा रहेगी। तीसरा जो कारण बताया है, देर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। दिस इज इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी एनी टू रीजन्स। तो ये 3 मेजर रीजन्स हैं वो बताए हैं। इनमें से आपको कोई भी 2 लिखने हैं, 2 नंबर के लिए तो 2 लिखने हैं, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है तो 3 लिखने हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम सेक्शन बी कंप्लीट कर चुके हैं।